क्रम उपलब्ध ऐतिहासिक प्राथमिक स्रोतों, ब्रिटिश आर्काइव्स, निजी पत्रों और प्रमुख इतिहासकारों जैसे आयशा जलाल, BR ज्ञानद्युशेन नंदा, ताराचंद और HM सीरवाई के शोध पर आधारित एक निष्पक्ष रचनात्मक पुनर्रचना है। इसका उद्देश्य किसी राजनीतिक दृष्टिकोण को थोपना नहीं, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास के एक संवेदनशील दौर का तटस्थ व तथ्यात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करना है। कांग्रेस राज में हमारी संस्कृति, उर्दू और धार्मिक पहचान खतरे में है। मैं चाहता हूं कि भारत के उत्तर पश्चिम के मुस्लिम बहुल प्रांत एक संगठित राजनीतिक इकाई बने। भारतीय उपमहाद्वीप के बंटवारे की नींव जिस वक्त गहरी हो रही थी, उस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध दस्तक दे रहा था और दुनिया इसकी आहट से बेखबर थी। लोकतांत्रिक सरकार चलाने की ट्रेनिंग देने के दिखावे का ये साल था 1937। भारत अभी ब्रिटिश साम्राज्य की कॉलोनी था। पाकिस्तान नाम की किसी चीज का वजूद अभी दुनिया के नक्शे पर नहीं था। 1930 में इकबाल और 1933 में रहमत अली के दिए पाकिस्तान के विचार को 1937 तक न गांधी, न नेहरू और न जिन्ना ने गंभीरता से लिया था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी प्रांतीय स्वायत्तता के नाम पर एक ऐसा चुनावी मुकाबला शुरू होने वाला था जो अगले 10 सालों में पूरे उपमहाद्वीप का भूगोल हमेशा के लिए बदल कर रख देने वाला था। एक तरफ थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो खुद को धर्म और वर्ग से ऊपर उठकर पूरे भारत की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था मानती थी। हम एक ऐसे भारत का सपना देखते हैं जहां हर नागरिक को समान अधिकार और सम्मान मिले। दूसरी तरफ थे मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी मुस्लिम लीग, जो खुद को मुस्लिम अल्पसंख्यकों की एकमात्र प्रतिनिधि होने का दावा कर रही थी। हम मुस्लिम अल्पसंख्यकों के एकमात्र प्रतिनिधि हैं और मुस्लिम लीग ही उनकी आवाज है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये था, आजादी की देहरी पर खड़े भारत में मुसलमानों का असली राजनीतिक वारिस कौन है? हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान सीरीज के इस दूसरे भाग में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे 1920 के खिलाफत और असहयोग आंदोलन के बाद जिन्ना मुख्य धारा की राजनीति में अलग थलग पड़ गए थे। वे निराश होकर लंदन लौट गए थे। लेकिन 1934 में जब वे भारत लौटे तो देश का राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से बदल चुका था। बिल्कुल। 1937 के चुनाव आते आते लड़ाई सिर्फ इस बात की नहीं रह गई थी कि अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना है। लड़ाई इस बात की भी थी कि अंग्रेजों के जाने के बाद शक्ति का नियंत्रण किसके हाथ में होगा। जिन्ना को डर था कि अगर अंग्रेजों का वेस्टमिंस्टर मॉडल भारत में लागू होता है तो मुसलमान हमेशा के लिए राजनीतिक अल्पसंख्यक रह जाएंगे। और 1937 में हुआ प्रांतीय चुनाव इसी डर और इसी आशंका की छांव के बीच में हुआ। फरवरी 1937 में जब चुनावी नतीजे आए तो वे मुस्लिम लीग और जिन्ना के लिए किसी राजनीतिक झटके से कम नहीं थे। कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 11 में से 5 प्रांतों में स्पष्ट बहुमत हासिल किया और कुल 8 प्रांतों में अपनी सरकारें बनाई। लेकिन सबसे चौंकाने वाले आंकड़े मुस्लिम बहुल प्रांतों से आए। मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 482 सीटों में से मुस्लिम लीग को केवल 109 सीटों पर जीत मिली।
मुस्लिम लीग को पूरे देश में मुस्लिम वोटों का 5% भी हासिल नहीं हो सका। इन नतीजों ने साफ कर दिया कि 1937 में भारत का आम मुसलमान जिन्ना को अपना एकमात्र नेता नहीं मानता था। जिन्ना की मुस्लिम लीग मुख्य रूप से संयुक्त प्रांत यानी आज के उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे प्रांतों के उच्च वर्ग के मुसलमानों की पार्टी बनकर रह गई थी। उन्नीस के चुनावों के तुरंत बाद भारतीय राजनीति का सबसे चर्चित और विवादित ड्रामा शुरू हुआ संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश में। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक अनकहा समझौता था कि वे चुनाव के बाद मिलकर साझा सरकार बनाएंगे। वादा था लीग के 2 मंत्री कैबिनेट में होंगे। मुस्लिम लीग के नेता चौधरी खली कुजम्मा और नवाब इस्माइल खान को उम्मीद थी कि लीग के 2 मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, लेकिन जब चुनावी नतीजे आए और कांग्रेस को यूपी में अकेले 144 में से 134 सीटें मिल गई तो सत्ता का समीकरण बदल गया। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने कड़ा रुख अपनाया। लीग के सदस्यों को पहले अपनी पार्टी छोड़कर कांग्रेस संसदीय दल में शामिल होना होगा। देश में आज केवल 2 ही वास्तविक राजनीतिक शक्तियां हैं, एक ब्रिटिश साम्राज्यवाद और दूसरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हम सांप्रदायिकता के आधार पर बनी किसी पार्टी को सरकार में अलग वजूद देकर दोहरी वफादारी पैदा नहीं कर सकते। नेहरू कहते हैं देश में केवल 2 ही शक्तियां हैं। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि देश में एक तीसरी शक्ति भी मौजूद है और वह है भारत का मुसलमान, जिसे कोई खारिज नहीं कर सकता। हम कांग्रेस की दया पर निर्भर रहने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। जिन्ना ने कांग्रेस के इस कदम को अहंकार और विश्वासघात करार दिया। कांग्रेस का यह कदम अहंकार और विश्वासघात है। यूपी में गठबंधन न करना एक बड़ी रणनीतिक भूल थी। इसने जिन्ना को यह साबित करने का मौका दे दिया कि कांग्रेस बहुसंख्यकवाद के नशे में है और वो मुसलमानों के साथ सत्ता साझा करने के लिए तैयार नहीं होगी। इतिहासकारों में 1937 के यूपी विवाद पर आज भी तीखी बहस होती है। नेहरू के समर्थकों का तर्क है कि अगर कांग्रेस धर्म के आधार पर बनी पार्टी से हाथ मिलाती तो यह उसके सिद्धांतों से समझौता होता और सांप्रदायिकता को संवैधानिक मान्यता मिल जाती। लेकिन पीआर नंदा और एचएम सरवई जैसे विश्लेषकों का मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम ने मोहम्मद अली जिन्ना को वो राजनीतिक ऑक्सीजन दी जिसकी उनको सख्त जरूरत थी। 1937 से पहले जो जिन्ना संवैधानिक सुधारों के बैरिस्टर थे, अब वो धीरे धीरे एक कट्टर मुस्लिम नेता के तौर पर ढलने लगे। 1937 की हार के बाद जिन्ना समझ गए कि केवल कानूनी तर्कों और अंग्रेजी भाषणों के दम पर वे कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर सकते। उन्हें एक लोकप्रिय जन आधार की जरूरत थी। जिन्ना ने अपना रूप, रंग और शैली पूरी तरह बदल दी। पश्चिमी लिबास छोड़कर वे पारंपरिक शेरवानी और चुस्त पायजामे में नजर आने लगे। सिर पर करकुली टोपी आ गई, जिसे बाद में जिन्ना कैप कहा गया। बदलाव सिर्फ जिन्ना के कपड़ों में नहीं था, बदलाव उनकी राजनीति की भाषा में भी था। अब वे अदालतों की भाषा से निकलकर जन साधारण की भाषा बोल रहे थे। अक्टूबर 1937 में जब मुस्लिम लीग का लखनऊ अधिवेशन हुआ तो जिन्ना ने नया नारा दिया, कांग्रेस राज में हमारी संस्कृति, उर्दू और धार्मिक पहचान खतरे में है। जिन्ना ने मुस्लिम लीग का पुनर्गठन शुरू किया। सदस्यता शुल्क घटाकर केवल 2 आने कर दिया गया।
जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के मुसलमान बड़ी संख्या में पार्टी से जुड़ने लगे। मुस्लिम लीग ने पीरपुर और शरीफ रिपोर्ट जारी कर आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन में मुस्लिम संस्कृति, उर्दू और नौकरियों को दबाया जा रहा है। इसने आम मुस्लिम मतदाता के मन में बहुसंख्यक शासन का खौफ बैठा दिया। हालांकि कई इतिहासकारों का मानना है कि इन रिपोर्टों के आरोपों को काफी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था, लेकिन राजनीतिक रूप से ये कदम असरदार साबित हुआ। इसने आम मुस्लिम मतदाताओं के मन में ये खौफ बिठा दिया कि अंग्रेजों के जाते ही वे हिंदू बहुमत के अधीन हो जाएंगे। 2 सालों के भीतर मुस्लिम लीग की सदस्यता लाखों में पहुंच गई। तीन सितंबर 1939 को यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। ब्रिटेन अब जर्मनी के साथ युद्ध में है, अतः भारत भी इस युद्ध का हिस्सा है। भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने एक तरफा फैसला लेते हुए बिना किसी भारतीय नेता या प्रांतीय असेंबली से सलाह किए भारत को युद्ध में शामिल घोषित कर दिया। कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध किया। नेहरू और गांधी का कहना था, गुलाम देश दूसरे देशों की आजादी की रक्षा के लिए कैसे लड़ सकता है। जब ब्रिटिश सरकार ने तुरंत पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन देने से मना कर दिया तो अक्टूबर 1939 में विरोध दर्ज कराने के लिए सभी 8 प्रांतीय कांग्रेस सरकारों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस का ये कदम एक सैद्धांतिक विरोध था, लेकिन व्यावहारिक राजनीति में ये एक रणनीतिक भूल साबित हुई। कांग्रेस ने सत्ता छोड़कर प्रांतीय असेंबली का मैदान खाली कर दिया। जिन्ना ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। आज हम कांग्रेस की सरकारों से मुक्ति का दिन मना रहे हैं। जिन्ना ने 22 दिसंबर 1939 को पूरे भारत के मुसलमानों से डे ऑफ डिलीवरेंस यानी मुक्ति दिवस मनाने की अपील की। कांग्रेस की हुकूमतों से आजादी का दिन मना रहे हैं। ये जश्न इस बात का था कि कांग्रेस शासन का अंत हो गया है। जहां कांग्रेस अंग्रेजों से लड़ रही थी, वहीं जिन्ना ने ब्रिटिश हुकूमत को युद्ध के प्रयासों में समर्थन की पेशकश की। बदले में वायसराय लिनलिथगो ने जिन्ना को भारत के भावी संवैधानिक ढांचे पर एक तरह की अदृश्य वीटो पावर दे दी। अंग्रेजों ने साफ कर दिया कि युद्ध के बाद कोई भी संवैधानिक बदलाव मुस्लिम लीग की सहमति के बिना लागू नहीं किया जाएगा। 23 मार्च 1940, स्थान लाहौर का मिंटो पार्क। मुस्लिम लीग का 27वां वार्षिक अधिवेशन। ये भारतीय इतिहास का वो दिन था जिसने भारत के नक्शे की अंतिम लकीर खींचने का आधार तैयार किया। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बेहद अहम बात अर्ज करना चाहता हूं। बंगाल के मुख्यमंत्री फजलुल हक ने अधिवेशन में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पेश किया। मैं यह प्रस्ताव इस अधिवेशन के सामने रखता हूं। मुसलमानों के लिए अलग और सुरक्षित राजनीतिक व्यवस्था जरूरी है। भौगोलिक रूप से छटे हुए इलाकों को क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया जाए कि भारत के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों जैसे इलाकों को, जहां मुसलमान ज्यादा तादाद में हैं, आपस में मिलाकर इंडिपेंडेंट स्टेट्स यानी आज़ाद रियासत बना दिए जाएं, जिनमें शामिल होने वाली इकाइयां स्वायत्त और संप्रभु होंगी।
हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग मजहबी फलसफों, सामाजिक रिवाजों और लिटरेचर से ताल्लुक रखते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि 23 मार्च 1940 के इस मूल लाहौर प्रस्ताव के पूरे दस्तावेज में कहीं भी पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। एक दूसरे से अलग है। इसमें बहुवचन शब्द स्टेट्स का इस्तेमाल किया गया था। उन्हें एक ही राष्ट्र और एक ही शासन व्यवस्था के तहत बांधने का नतीजा तबाही होगी, क्योंकि इससे बहुसंख्यक समुदाय का वर्चस्व कायम हो जाएगा। लेकिन अगले ही दिन समाचार पत्रों ने इसे पाकिस्तान प्रस्ताव यानी पाकिस्तान रिजोल्यूशन की सुर्खियां बनाकर छापा। जिन्ना ने इस नाम को तुरंत अपना लिया और कहा, अगर अखबार इसे पाकिस्तान प्रस्ताव कहते हैं तो हमें यह नाम खुशी से मंजूर है। यहां इतिहास का सबसे जटिल मोड़ आता है। प्रसिद्ध इतिहासकार आयशा जलाल अपनी पुस्तक द सोल स्पोक्समैन में एक अलग विश्लेषण पेश करती हैं। उनका तर्क है कि 1940 में भी जिन्ना का मकसद बंटवारा नहीं था, क्योंकि जिन्ना इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे कि पंजाब और बंगाल के बंटवारे के बिना पाकिस्तान बनाना असंभव होगा, क्योंकि इस बंटवारे से लाखों मुस्लिम अल्पसंख्यक जो यहां रहते थे यूपी, बिहार या सीपी में, वो भारत में ही छूट जाएंगे। लेकिन फिर लाहौर प्रस्ताव क्यों आया? आयशा जलाल मानती हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना के हाथ में ये एक बार्गेनिंग चिप की तरह था, जिसका इस्तेमाल वो केंद्र के अंदर मुसलमानों के लिए 50% की बराबरी वाला संवैधानिक हक मांगना चाहते थे। लेकिन जो भावना मोहम्मद अली जिन्ना ने भड़काई, बहुत जल्द वो खुद उनके नियंत्रण से बाहर हुई। हालांकि ये इतिहास का निर्विवाद निष्कर्ष नहीं है। ये आयशा जलाल का एक प्रभावी मत है, जिसे अन्य इतिहासकारों ने अस्वीकार कर दिया है। मार्च 1942 के क्रिप्स मिशन की नाकामी के बाद गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। करो या मरो, अब हमें भारत को आजाद कराकर ही रहना है। पूरी कांग्रेस जेल भेज दी गई। 1942 से 1945 तक जब कांग्रेस नेतृत्व जेल में था, जिन्ना के लिए पूरा राजनीतिक मैदान खाली हो गया। जिन्ना ने इस दौर का पूरा फायदा उठाया। अंग्रेजों के अप्रत्यक्ष समर्थन से जिन्ना ने सिंध, असम और बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकारें बनवा ली और पंजाब के यूनियनिस्ट नेताओं पर दबाव बनाकर उन्हें अपनी तरफ कर लिया। पंजाब के यूनियनिस्ट नेता अब हमारी तरफ है। सितंबर 1944 में जेल से रिहा होने के बाद महात्मा गांधी खुद बॉम्बे में जिन्ना के मालाबार हिल स्थित बंगले पर पहुंचे। राजगोपालाचारी के फॉर्मूले के आधार पर हमारी 14 दिनों में 21 से भी अधिक मुलाकातें हुई। मैं मुस्लिम बहुल इलाकों गांधी ने आजादी के बाद मुस्लिम बहुल इलाकों में जनमत संग्रह का प्रस्ताव दिया। जिन्ना चाहते थे कि कांग्रेस पहले दो कौमी सिद्धांत को स्वीकार करे। सहमति नहीं बनी, पर इसने जिन्ना के राजनीतिक कद को महात्मा गांधी के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। मई 1945 में यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया। ब्रिटेन में आम चुनाव हुए और विंस्टन चर्चिल की जगह लेबर पार्टी के क्लेमेंट इटली नए प्रधानमंत्री बने।
मैं भारत को जल्द से जल्द आजाद करना चाहता हूं। इस दिशा में पहला कदम था भारत में 1945-46 के केंद्रीय और प्रांतीय असेंबली चुनाव। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये वस्तुतः अखंड भारत बनाम पाकिस्तान पर एक अनधिकृत जनमत संग्रह था। कांग्रेस का नारा था एक भारत और मुस्लिम लीग का नारा था पाकिस्तान। 1937 में जो मुस्लिम लीग पस्त हो चुकी थी, उसने 1945 में एक ऐसा इतिहास रचा जिसने अंग्रेज प्रशासकों और कांग्रेस दोनों को हैरान कर दिया। केंद्रीय असेंबली की सभी 30 मुस्लिम आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग ने 100% जीत दर्ज की। प्रांतीय चुनावों में मुस्लिम लीग ने 495 में से 429 मुस्लिम सीटों पर कब्जा कर लिया। मुस्लिम लीग ने यह चुनाव जीत लिया है। जिन्ना ने नई दिल्ली में संवाददाताओं के सामने ऐलान कर दिया, भारत के मुस्लिम मतदाताओं ने अपना आखिरी और सर्वसम्मत फैसला दे दिया है। उन्होंने पाकिस्तान के हक में जनादेश दिया है और अब दुनिया की कोई ताकत भारत के मुसलमानों को उनका स्वतंत्र राष्ट्र हासिल करने से नहीं रोक सकती। जिस जिन्ना को 1937 में मुस्लिम जनता ने लगभग रिजेक्ट कर दिया था, वही 1945 तक मुस्लिम राजनीति का सबसे शक्तिशाली चेहरा बन गया। उन्नीस से 1945 के इन 8 वर्षों में भारत का राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह बदल चुका था। जो संवैधानिक गतिरोध 1937 में एक छोटी सी राजनीतिक भूल से शुरू हुआ था, उसने 1945 आते आते एक ऐसे तूफान का रूप ले लिया था जिसे संभालना किसी के बस में नहीं रहा। 1945 इस चुनाव की जीत ने मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग को एक अजेय चट्टान के तौर पर स्थापित कर दिया और हालात ऐसे बना दिए कि अलग देश पाकिस्तान की मांग से निपटे बिना आजाद भारत के सपने को पूरा कर पाना बहुत मुश्किल नजर आ रहा था। लेकिन अभी असली त्रासदी और खूनी मोड़ दोनों बाकी थे। साल 1946 में ब्रिटेन की लेबर सरकार ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। भारत को अखंड रखने के लिए त्रिस्तरीय महासंघ का एक अंतिम प्रस्ताव पेश किया गया। जिन्ना और नेहरू शुरुआत में इसे स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन फिर नेहरू की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसके बाद जिन्ना अपना सबसे खतरनाक पासा फेंकते हैं, डायरेक्ट एक्शन डे। 16 अगस्त 1946 की तारीख, कोलकाता की गलियों में इंसानी खून बह रहा था। नोआखली में दंगे हो रहे थे। बिहार में प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। लॉर्ड माउंटबेटन का भारत आगमन हो रहा था और रेड क्लिफ को जिम्मेदारी सौंपी गई भारत के बंटवारे के लिए सीमा निर्धारित करने के लिए। रेड क्लिफ की कलम ने एक नक्शे पर ऐसी लकीर की थी जो असंख्य परिवारों को बंटवारे का जख्म दे गई। देखिए इस सीरीज का अगला और अंतिम भाग, हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान। 1946 से 1947, डायरेक्ट एक्शन और आखिरी लकीर। कैबिनेट मिशन की नाकामी को लेकर रेड क्लिफ के नक्शे तक बंटवारे की सबसे दर्दनाक, खूनी और अंतिम कहानी।
इस कार्यक्रम में दिखाए गए दृश्य, तथ्य और संवाद उपलब्ध ऐतिहासिक प्राथमिक स्रोतों, प्रमुख इतिहासकारों के शोध, नेताओं के ज्ञात राजनीतिक विचारों, पत्रों, भाषणों से प्रेरित है। यह कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति या समुदाय को विभाजन का अकेला दोषी ठहराने के बजाय 1946 से 47 की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों की पड़ताल करता है। उन्नीस 1946 में एक ऐसा मौका आया था जब जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग के बावजूद एक ऐसे समझौते को स्वीकार कर लिया था जिसमें भारत एक ही देश रह सकता था। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद वही समझौता टूट गया। राजनीति फिर सड़कों पर उतरी। राजनीति में हिंसा हुई, हिंसा से डर पैदा हुआ और डर ने आखिरकार नेताओं को उस फैसले तक पहुंचा दिया जिसका असर आने वाली पीढ़ियां भुगतने वाली थी। फिर सामने आया एक ऐसा सच जिसे इतिहास की किताबों ने पन्नों के नीचे दबा दिया। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद तो हुआ, लेकिन करोड़ों लोगों को यह पता ही नहीं था कि वे किस देश के नागरिक हैं। सवाल है, भारत का बंटवारा आखिर हुआ कब? जब जिन्ना ने पाकिस्तान मांगा, जब नेहरू ने कैबिनेट मिशन की व्याख्या पर सवाल उठाया, जब जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन का ऐलान किया, या जब 1947 में अंग्रेजों ने तय किया कि अब वे भारत से जाने वाले हैं, चाहे भारत इसके लिए तैयार हो या नहीं। राजनीति बंद कमरों से निकलकर सड़कों पर उतर आई थी। फैसला संवैधानिक दस्तावेजों से नहीं, सड़कों पर होने वाले खून खराबे से तय हो रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। ब्रिटेन आर्थिक और सैन्य रूप से पूरी तरह टूट चुका था। ब्रिटेन की क्लेमेंट एटली की नई लेबर सरकार जल्द से जल्द भारत छोड़ना चाहती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि अंग्रेज जाते जाते सत्ता किसे सौंपेंगे? कांग्रेस को, या मुस्लिम लीग को, या फिर किसी ऐसे साझा ढांचे को जो भारत की अखंडता को बचा सके? आज का सवाल सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान कैसे बना। आज का सवाल ये भी है कि क्या 1946 में बंटवारे को रोकने की आखिरी कोशिश की जा सकती थी? क्या कैबिनेट मिशन प्लान अखंड भारत के सपने को संजो सकता था? या फिर नफरतें इतनी बढ़ चुकी थी कि बंटवारा एकमात्र और अंतिम विकल्प बचा था? मार्च 1946 में भारत पहुंचे कैबिनेट मिशन का मकसद साफ था, भारत को आजादी देना। लेकिन बंटवारे के बिना 3 महीनों की मैराथन वार्ताओं के बाद 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपना ऐतिहासिक प्रस्ताव पेश किया। मिशन ने पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया। उनका मानना था कि अलग पाकिस्तान बनाने से करोड़ों अल्पसंख्यक दोनों तरफ फंस जाएंगे। इसकी जगह उन्होंने त्रिस्तरीय संघ का ढांचा पेश किया। लेवल 1 यूनियन, एक बेहद सीमित केंद्र सरकार जिसके पास केवल 3 विषय होंगे: रक्षा, विदेश नीति और संचार। लेवल 2 ग्रुप्स, प्रांतों को 3 भौगोलिक समूहों में बांटा जाएगा। ग्रुप ए, हिंदू बहुसंख्यक प्रांत,
मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, सीपी, उड़ीसा। ग्रुप बी उत्तर पश्चिम के मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत, पंजाब, सिंध, NWFP, बलूचिस्तान। ग्रुप सी पूर्व के मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र, बंगाल और असम। लेवल 3 प्रोविंसेस, बाकी तमाम अधिकार और शक्तियां प्रांतों के पास रही। जिन्ना को बिना देश बांटे मुस्लिम बहुल इलाकों में स्वायत्तता मिल रही थी। कांग्रेस को यह संतोष था कि इससे देश टूटने से बच जाएगा। जून 1946 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों की कार्य समिति ने इस कैबिनेट मिशन प्लान को स्वीकार करने का ऐलान कर दिया। लेकिन यहां एक बड़ा पेंच था। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को समझने का नजरिया कांग्रेस और मुस्लिम लीग का न सिर्फ अलग अलग था, बल्कि एक दूसरे के एकदम विपरीत था। दस जुलाई 1946 को बंबई में नवनिर्वाचित कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या कांग्रेस कैबिनेट मिशन योजना पर पूरी तरह कायम रहेगी, तो नेहरू ने एक अत्यंत बेबाक बयान दिया। हम किसी भी ब्रिटिश योजना या शर्त से बंधे हुए नहीं हैं। हम संविधान सभा में क्या करेंगे, यह तय करने का हक केवल उस सभा के संप्रभु प्रतिनिधियों को होगा। जहां तक प्रांतों के समूहों का सवाल है, हमारा मानना है कि कोई भी प्रांत शुरुआत में ही किसी समूह में जाने से इनकार कर सकता है। नेहरू का यह बयान कांग्रेस के संवैधानिक रुख के हिसाब से तर्कसंगत था। वे संविधान सभा की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करना चाहते थे, लेकिन मुस्लिम लीग के लिए ये एक बड़ा झटका था। जिन्ना ने इसे कांग्रेस की बदनीयती और समझौते से मुकरने का सबूत बताया। कांग्रेस ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। संविधान सभा में उनका स्पष्ट बहुमत होगा और वे अपनी संख्याबल के दम पर कैबिनेट मिशन के ग्रुपिंग क्लॉज को खत्म कर देंगे। अब मुसलमानों के पास संवैधानिक बातचीत की मेज पर भरोसा करने का कोई कारण नहीं बचा। अब यह फैसला कागज नहीं करेगा। अगर यह योजना सफल होती तो भारत एक रहता। केंद्र के पास रक्षा, विदेश नीति और संचार होते और बाकी शक्तियां प्रांतों और उनके समूहों के पास रहती। लेकिन सवाल है कि क्या नेहरू की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने देश का बंटवारा करवा दिया? नेहरू का बयान चिंगारी हो सकता था और बारूद पहले से जमा था। दोनों ही दल केंद्रीय शक्ति प्रतिनिधित्व को लेकर के अपने अपने दल में अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। बंगाल में उस समय मुस्लिम लीग की सरकार थी। हुसैन शहीद सुहरावर्दी मुख्यमंत्री थे। बंगाल सरकार ने 16 अगस्त को सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी। कलकत्ता की सड़कों पर सुबह शांतिपूर्ण रैलियों से शुरू हुआ प्रदर्शन दोपहर होते होते भयानक सांप्रदायिक दंगों में बदल गया। अगले 72 घंटों तक कलकत्ता में जो हुआ उसे इतिहास द ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स के नाम से जानता है। 4000 से अधिक लोग मारे गए और 10,000 से अधिक गंभीर रूप से घायल हुए। कलकत्ता की आग कुछ हफ्तों में नोआखली पहुंची। यहां भी हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले हुए। फिर बिहार में हिंदुओं ने मुसलमानों से इसका बदला लिया। हर इलाके में एक ही पैटर्न दोहराया गया। एक तरफ की हिंसा दूसरी तरफ के बदले को जन्म देती। वो बदला तीसरी जगह नई हिंसा को।
अगर पड़ोसी अपने पड़ोसी से डरने लगे तो आजादी का मतलब क्या रह जाएगा? बापू, अब भरोसा वापस कैसे आएगा? भरोसा भाषण से नहीं लौटता। वह तब लौटता है जब कोई खतरे के बीच भी दूसरे की हिफाजत करता है। गांधी जी की यात्राएं हिंसा को पूरी तरह नहीं रोक सकी, पर उनकी इन यात्राओं का ये असर जरूर हुआ कि राजनीतिक समझौते टूटने के बाद भी कुछ लोग रिश्ते बचाने की कोशिश करते रहे। सितंबर 1946 में नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी। अक्टूबर में मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हुई, पर यह भरोसे से नहीं मजबूरी से बनी साझेदारी। वित्त मंत्रालय लियाकत अली खान के पास था, गृह मंत्रालय सरदार पटेल के पास। फरवरी 1947 में लियाकत का पेश किया बजट कांग्रेस को हिंदू व्यापारियों को निशाना बनाने वाला लगा। सरकार अंदर से लकवाग्रस्त हो चुकी थी और देश बाहर चल रहा था। शरीर में कहीं कैंसर फैल जाए तो पूरे शरीर को बचाने के लिए उस अंग को काट देना ही समझदारी है। The challenges before us demand unity and resolve. Together we shall overcome them. ब्रिटिश सरकार का इरादा है कि जून 1948 तक भारतीयों के हाथ में सत्ता सौंप दी जाए, चाहे भारतीय दल किसी समझौते पर पहुंचे या न पहुंचे। 20 फरवरी 1947 को एटली ने यह ऐलान कर दिया, अब वापसी की कोई तारीख नहीं टलेगी। इसी घोषणा के साथ वायसराय वेबल को हटाकर भेजा गया माउंटबेटन को। अगर आप लोग मिलकर हल नहीं निकालते तो ब्रिटेन सिविल वॉर होने तक इंतजार नहीं करेगा। हम भारत को बांटना नहीं चाहते और हम ऐसे भारत में नहीं रह सकते जहां हमारी राजनीतिक सुरक्षा बहुमत की दया पर टिकी हो। माउंटबेटन को एहसास हुआ कि अंतरिम सरकार पूरी तरह टूट चुकी है और पंजाब बंगाल में हालात गृह युद्ध जैसे हैं। उन्होंने एक विवादास्पद फैसला लिया। जून 1948 की तारीख को 10 महीने पीछे खींचकर अगस्त 1947 कर दिया। अचानक भारत के पास अपनी तकदीर तय करने के लिए महीनों नहीं हफ्ते बचे थे। अगर पूरा पंजाब पाकिस्तान में गया तो सिखों के गुरुद्वारे, जमीनें, हमारा वजूद खतरे में पड़ जाएगा। अगर पाकिस्तान बनेगा तो पंजाब का भी बंटवारा होगा। पंजाब की कहानी सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं थी। करीब 15% सिख आबादी किसी भी कीमत पर मुस्लिम बहुल पाकिस्तान में रहने को तैयार नहीं थी। मास्टर तारा सिंह के इस रुख ने साफ कर दिया, अगर पाकिस्तान बनेगा तो पंजाब को भी बंटना होगा। यह योजना किसी पक्ष की पूर्ण जीत नहीं है। यह उस स्थिति का समाधान है जिसमें सहमति का हर दूसरा रास्ता बंद हो चुका है। हमने विभाजन इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि हमें उम्मीद है कि इससे बड़ा रक्तपात रुक सकेगा।
3 जून 1947 को माउंटबेटन ने रेडियो पर बंटवारे का औपचारिक ऐलान कर दिया। पंजाब और बंगाल में जनप्रतिनिधियों की अलग अलग वोटिंग होगी। अगर हिंदू सिख बहुल इलाके भारत के साथ रहना चुने तो ये दोनों प्रांत बढ़ जाएंगे। वोटिंग हुई, नतीजा वही निकला। पंजाब और बंगाल दोनों बीच से कटे। सीमा खींचने की जिम्मेदारी सौंपी गई एक ब्रिटिश वकील को, सर सिरिल रेडक्लिफ। इससे पहले वे कभी भारत नहीं आए थे, ना उन्हें भारत के बारे में कोई जानकारी थी। यही उनकी योग्यता मानी गई, पूरी तरह निष्पक्ष, क्योंकि किसी पक्ष से उनका नाता नहीं था। उन्हें सिर्फ 5 हफ्ते का वक्त दिया गया। अगर मैं यह गांव इस तरफ रखता हूं तो उस गांव के लोग अल्पसंख्यक बन जाएंगे। जो भी रेखा खींचूंगा वह किसी के लिए सीमा होगी और किसी दूसरे के लिए निर्वासन। कोई भी साफ रेखा संभव नहीं। एक गांव का घर इधर हो सकता था और खेत उधर। एक रेलवे लाइन एक देश में और स्टेशन दूसरे देश में। कोलकाता हिंदू बहुल था, भारत को मिला, पर लाहौर में कोई साफ बहुमत नहीं था। पर रेडक्लिफ ने सोचा कि अगर 2 बड़े शहर भारत को मिले तो फिर पाकिस्तान के पास तो कोई शहर ही नहीं बचेगा। आखिर में लाहौर पाकिस्तान को दिया गया। गुरदासपुर जिला मुस्लिम बहुल इलाका था, लेकिन रावी नदी की प्राकृतिक सीमा के चलते उसे हिंदुस्तान को दे दिया गया। गुरदासपुर के बिना कश्मीर तक रास्ता नहीं जाता और कश्मीर फिर पाकिस्तान का हो जाता। रेडक्लिफ ने अपना काम पूरा किया और उसके बाद रेडक्लिफ ने अपनी फीस तक लेने से इनकार कर दिया। कहा यह ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति उनका आखिरी फर्ज था। रेडक्लिफ ने रिपोर्ट 13 अगस्त को सौंप दी थी, पर माउंटबेटन ने उसे सार्वजनिक नहीं किया। वे नहीं चाहते थे कि जश्न से पहले सीमा को लेकर गुस्सा भड़के। नतीजा 15 अगस्त को जब भारत और पाकिस्तान आजाद हुए, करोड़ों लोगों को नहीं पता था वे किस देश में हैं। जिलाधिकारियों को नहीं पता था दिल्ली रिपोर्ट करें या कराची। 17 अगस्त को आखिरकार सीमा रेखा सार्वजनिक हुई। तब दोनों पक्षों के पास बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। सभा के महोदयगण, हम एक नया संविधान बना रहे हैं। यह न्याय और समानता पर आधारित होगा। बरसों पहले हमने नियति से एक वादा किया था और अब वह वक्त आया है जब हम अपना वह वादा पूरा करेंगे। पूरी तरह नहीं, पर काफी हद तक। भारत पाकिस्तान बंटवारे ने इतिहास का सबसे बड़ा पलायन देखा। करीब 50 लाख हिंदू सिख पाकिस्तान से भारत आए, उतने ही मुसलमान भारत से पाकिस्तान की ओर गए। 55,000 सैनिकों की पंजाब बाउंड्री फोर्स इस भीड़ के आगे बेबस थी। रास्ते की हिंसा का कोई हिसाब नहीं, अनुमान 10 से 20 लाख के बीच जाते हैं। लाहौर से आ रही एक ट्रेन उस शाम अमृतसर पहुंची। जब दरवाजा खोला गया, पूरी ट्रेन लाशों से भरी थी। डिब्बे पर लिखा था, ये हमारी तरफ से नेहरू और पटेल को आजादी का तोहफा है। ऐसी दर्जनों ट्रेनें दोनों तरफ से चली। इतिहास इन्हें घोस्ट ट्रेनें कहता है। माउंटबेटन को सबसे बड़ा डर पंजाब से नहीं, कलकत्ता से था। डायरेक्ट एक्शन डे का बदला लेने का खतरा मंडरा रहा था। माउंटबेटन ने गांधी जी से एक असामान्य गुजारिश की। आप ही
हमारी वन मैन बाउंड्री फोर्स बनिए। आप मेरे साथ इस घर में बिना किसी हथियार, बिना किसी सुरक्षा के रहेंगे और नोआखली के मुसलमानों से यह वादा लेंगे कि वे वहां के हिंदुओं की हिफाजत करेंगे। शुरुआत में ये तजर्बा नाकाम होता दिखा। खुद गांधी जी के समर्थक नाराज थे, पर 15 अगस्त को कुछ अजूबा हुआ। कलकत्ता में कोई दंगा नहीं हुआ। 16 दिन शांति रही, फिर हिंसा लौटी। हैदरी हाउस से कुछ ही दूर मुसलमानों से भरे एक ट्रक पर हमला हुआ। गांधी जी वहां पहुंचे और उसी रात ऐलान किया, जब तक कलकत्ता में शांति नहीं लौटती वे अनशन पर बैठेंगे। जिन्हें हमने सताया, अब हम ही उनकी हिफाजत करेंगे। बापू, आप अनशन तोड़ दो। 4 सितंबर की शाम 73 घंटे बाद गांधी जी ने अनशन तोड़ा। जब तक वे कलकत्ता में रहे, शहर में दोबारा कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। जिस काम के लिए 55,000 सैनिकों की फोर्स बनाई गई थी, उसे एक निहत्थे बूढ़े आदमी ने अकेले कर दिखाया। यह किसी फिल्म की कहानी की ट्विस्ट जैसा लगता है, लेकिन यह इतिहास में दर्ज है। तीन भागों में हमने 1857 से लेकर 1947 तक की यात्रा पूरी की। हमने देखा 1857 में लोग एक साथ लड़े थे। 1916 में नेता एक साथ बैठे थे। 1946 में भारत के पास एक बने रहने का विकल्प मौजूद था, लेकिन 1947 तक विश्वास इतना कमजोर हो चुका था कि नक्शे पर एक लकीर खिंच गई। लाखों लोगों के लिए आजादी का मतलब घर छोड़ना था। राष्ट्र का मतलब एक ऐसी जगह जहां वो सब अजनबी थे। सरहदें लकीरों की गवाह बन रही थी, लेकिन लकीरों का असर दिलों पर हुआ था। सवाल है कि इसका जिम्मेदार कौन है, तो इसका कोई एक जवाब नहीं है। दरअसल अंग्रेजों ने ऐसी व्यवस्था बनाई जिनसे समुदायों में अलग राजनीतिक पहचान मजबूत हुई। मुस्लिम लीग ने राजनीतिक असुरक्षा को पाकिस्तान की मांग में बदला। कांग्रेस मजबूत केंद्र और राष्ट्रीय एकता पर जोर देती रही, लेकिन भरोसे की कमी से हिंसा भड़की, जिसने हालात बेकाबू कर दिया। बंटवारा किसी एक दिन का फैसला या एक क्षण का फैसला नहीं था। इसमें सालों के फैसलों का समावेश था। असंख्य गलतफहमियों का नतीजा था। कई राजनीतिक उठापटक और झूठ सच का ये नतीजा था। तो ये थी हिंदुस्तान के बंटवारे की कहानी।